हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा जीएस टेस्ट डिस्कशन में सबका स्वागत है। हम लोग इससे पहले भी हिस्ट्री के कई टेस्ट का डिस्कशन कर चुके हैं और अब जो हमारा विषय है वो है इंडियन पॉलिटी। अब हम लोग इंडियन पॉलिटी के सवालों का डिस्कशन करेंगे और जो स्टूडेंट इस टेस्ट का डिस्कशन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशन gurumantra.online जो हमारी एप्लीकेशन है, एक सेकेंड, हमारे एप्लीकेशन gurumantra.online में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले साइन अप करना है, फिर आप टेस्ट दे सकते हैं gurumantra.online में। तो हम लोग अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल का संबंध में अनुच्छेद 124 में वर्णन है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है, सौंप सकते हैं। तो इन चारों में कौन सा कथन गलत है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल ये कथन सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में अनुच्छेद 124 में वर्णन है, ये भी सही है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू है, ये भी सही है। लेकिन उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के महान्यायवादी को भी अपना त्यागपत्र सौंप सकते, ये गलत है, ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं रिजाइन दे सकते, ये किसको दे सकते हैं? केवल राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो ये चौथा कथन हम लोगों का क्या है? गलत है, ठीक है। असल में देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वो तो कार्यपालिका का ही हिस्सा, उसको तो न्यायपालिका जो है, कभी भी कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से तो सुपर हो नहीं सकती है। और सर्वोच्च जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है? वह सरकार का वकील हुआ है, यानी जो केंद्र सरकार की बातों को जो अदालत में रखता है वही है, तो वो कार्यपालिका का हिस्सा है। और न्यायाधीश वो न्यायपालिका का हिस्सा। कार्यपालिका तो कभी भी न्यायपालिका के ऊपर तो जा नहीं सकता है, और भारत में क्या, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये स्वाभाविक है कि ये कथन गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसमें विकल्प है जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा काका साहेब कालेलकर। इन्होंने क्या, हालांकि इन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो लागू नहीं हुआ, पिछड़ी जाति का रिजर्वेशन को लेकर के दिया था वो लागू तो नहीं हुआ। बाद में जब बलवंत मेहता इसका जो है मंडल आयोग का जब रिपोर्ट आया उसके अनुसार फिर रिजर्वेशन दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ी जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में पिछड़ी जाति का आयोग का जो हो रहा है? इसमें है बैकवर्ड कास्ट कमीशन का, किसमें जो है गठन का, उसका फॉर्मेशन का जो है चर्चा प्रावधान है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 330, ठीक है। इसका सही जवाब है ए नंबर, अनुच्छेद 340। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, तो इसके जो है सवाल है कि इनके सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना तो कौन करेंगे? बिहार के राज्यपाल करेंगे। उसी तरह झारखंड का करना, झारखंड लोक सेवा आयोग का तो झारखंड का राज्यपाल करेगा। अब सवाल यहाँ पर क्या है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी ये जो कंडीशन है इसका वर्णन किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में? अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 155, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए नंबर, अनुच्छेद 316। संघ लोक सेवा आयोग का भी जो होगा वो राष्ट्रपति करेंगे, वो भी इसमें है, ठीक है। तो इसका किस में है? अनुच्छेद 316 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जैसा पता है कि संसद का 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो उसमें कौन होते हैं, आम जन शामिल होते, जो अभी 2024 का जो अभी चल रही है, ठीक है ना। तो अब सवाल है कि इसका जो आयु है, जो लोकसभा जो है वो कितना है, 25 वर्ष है। यानी जिनका भी 25 वर्ष हो चुका है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भर सकते हैं। अब जितना तो उनके मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो वो जो 25 वर्ष है ये किस आर्टिकल में वर्णन है, आर्टिकल 84 का ख यानी बी, आर्टिकल 85 का ए यानी 85 का क, आर्टिकल 86 यानी अनुच्छेद 86, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74। तो सवाल है कि ये किस आर्टिकल में है। इसका सही जवाब है ए नंबर, अनुच्छेद 84 का ख। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। ठीक है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। इसका सवाल है आर्टिकल 84, इसमें ऑप्शन आर्टिकल 84 का बी, आर्टिकल 85 का सी यानी 85 का ग, आर्टिकल 86 का ए यानी कि 86 का क, आर्टिकल 75 का ए यानी 75 का क। तो सवाल है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसका कि राज्यसभा का बनने के लिए जो है 30 वर्ष की आयु होगी। तो इसका सही जवाब है 84 का ख, आर्टिकल 84 का बी, 84 का बी में जो है यानी ख में इसका वर्णन किया गया। और लोकसभा का भी यही किया, यानी लोकसभा का न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष। ठीक है, तो इस दोनों का अलग अलग है, 5 साल का डिफरेंट होता है। लोकसभा में आम जनों द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं उम्मीदवार, और राज्यसभा में जो हमारे राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे राज्यों के विधानसभा में जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा चुने जाते हैं, यानी उसमें राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं, इस नाम भी है राज्यसभा। भारतीय संविधान में ये कहाँ वर्णन किया गया है कि राज्य विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष रहेगी तथा राज्य विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रहेगी। ठीक है, ये देखिए जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, तो राज्य में क्या है, विधानसभा तो होगा ही जहाँ भी विधायिका है राज्य का में, और प्लस 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ की विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। कुछ राज्यों में प्रस्तावित है लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब में क्या है कि प्रस्तावित है लेकिन इसको लागू अभी तक नहीं किया गया। तो सवाल है कि कहाँ पर कहे कि भाई राज्य में विधानसभा के लिए 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, जैसे केंद्र में 84 का बी में है। तो कहा जा रहा है कि राज्य में कहाँ पर है, राज्य के बारे में कहाँ किया गया, आर्टिकल 173 का बी, आर्टिकल 174 का ए, आर्टिकल 180 का ए या आर्टिकल 84 का सी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है 7 का ए नंबर, आर्टिकल 173 का बी। ठीक, अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, यानी कि किस अनुच्छेद में ऐसा है कि राज्य का राज्यपाल क्या होगा, 5 वर्ष के लिए होगा लेकिन प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो उससे पहले भी उसको हटा सकता है उसके पद से। आर्टिकल 155, आर्टिकल 154, आर्टिकल 156, आर्टिकल 55। इसका सही जवाब क्या है, ए नंबर, आर्टिकल 155। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एस, जिसको हम लोग एस शेड्यूल कास्ट जो होते हैं उनके रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 340, आर्टिकल 339। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आर्टिकल 330। 331 में है जो है 330 में इसका किया गया है, किसका, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फिर वही 4 कथन है, इसमें से बताना कौन सा सत्य है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा के जैसे ही एक अंग है। राष्ट्रपति को संघ का कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। 4 कथन है, देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, ये पहले ही बता चुके हैं। 79 के अनुसार क्या होगा, राष्ट्रपति
संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा के जैसे क्या है, तीनों अंग मिलकर के संसद का तीनों ही अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसलिए इसमें ये वाला कथन गलत है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है? भाग 4 में किस अनुच्छेद के अनुसार? आर्टिकल 38, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 50। तो इसका सही जवाब क्या है? आर्टिकल 40। ठीक है, इसी के तहत। और पंचायती राज व्यवस्था का कहाँ आर्टिकल वर्णन है? 243 में। और पंचायतों के लिए एक राज्य को चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था का मतलब निर्देश कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 40 में, जिसको गांधीवादी तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? गांधीवादी तत्व, डीपीएसपी का। इनमें से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी या सरकारिया आयोग? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बी नंबर, अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि पंचायती राज लागू किसके इस पर हुआ है? बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर। लेकिन न्याय पंचायत का किस पर है? किसने सिफारिश किया था? अशोक मेहता कमेटी ने। अब अगला सवाल, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब, पंचायती राज व्यवस्था किसका हिस्सा है? राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट में है। यह राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। कानून संसद द्वारा बनाया हुआ है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फिर वही 4 कथन है, अब बताना है कौन सा असत्य है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन है। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड करंट लिस्ट। ठीक है, कहाँ? 8वीं अनुसूची में। उसके 7वीं अनुसूची में जिस विषय का वर्णन सूचित नहीं किया गया है, यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य को पंचायती स्वायत्त शासन के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। यह भी सही। भारत में पंचायती राज प्रणाली गांधी जी का विचारधारा में से है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा गलत है देखा जाए तो देखिए, ये तो सही है, पंचायती राज प्रणाली गांधी जी का विचारधारा में से भी थोड़ी देर पहले ही बताया, आर्टिकल 40 में इसका निर्देशित किया गया है संविधान द्वारा, और ये गांधीवादी तत्व है। पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य को पंचायती स्वायत्त शासन के बीच राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। ये भी सत्य है। 7वीं अनुसूची में जिस विषय का वर्णन सूचियों में नहीं किया गया है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये भी सही है। यदि कोई ऐसा विषय है जो ना कि स्टेट लिस्ट में, ना यूनियन लिस्ट में, यानी ना संघ सूची, ना राज्य सूची, ना समवर्ती सूची, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनेगी। ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई भविष्य में ऐसा कोई ऐसा विषय आ गया जो है ही नहीं, तो कौन बनाए? झगड़ा ना हो आपस में, तो उसमें केंद्र बनाएगा। हाँ, केंद्र फिर चाहे तो उसको ट्रांसफर कर सकता है राज्य में या फिर समवर्ती सूची में। 7वीं के संविधान की 8वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन है। ये गलत है। ये किसमें है? 7वीं में है, 7th में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सर्वप्रथम राज्य है जिन्होंने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया था। ये किस वर्ष दिया गया है? ठीक है, तो ये सही बात है, बिहार सर्वप्रथम राज्य है। तो विकल्प है 2001, 2005, 2006, 2015। तो इसका सही जवाब है 2005। देखिए कहीं पे 2006 भी रहेगा, तो कहानी क्या है समझिए। कानून 2005 में बना, चूंकि अगला इलेक्शन कब आया? 2006 में, तो लागू हुआ ये 2006 से, लेकिन कानून 2005 में बन चुका था। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था? ठीक है, असल में यहाँ पंचायती राज में होगा, यहाँ सवाल में ये मिस्टेक है, यहाँ पंचायती राज में होगा। पंचायती राज में 33% का दिया गया है। 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, इसका सही जवाब है 73। यहाँ पंचायत में होगा, पंचायती चुनाव में या स्थानीय निकाय चुनाव में। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद पश्चात
धन विधेयक राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जा सकता है और 14 दिन के अंदर उस विधेयक को पारित करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह राज्यसभा से पारित समझा जाएगा। राज्यसभा की किसी सिफारिश को लोकसभा राष्ट्रपति की अनुमति से स्वीकार कर सकेगा। तो देखिए पहला वाला कथन, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से केवल पेश किया जा सकता है, ये भी सत्य है। धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है, ये भी सही है, पिछले क्लास में भी बताए थे। लोकसभा में से पारित होने के पश्चात धन विधेयक राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है और 14 दिन के अंदर उस विधेयक को पारित करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह राज्यसभा से पारित समझ, ये भी सत्य है। यानी कि देखिए लोकसभा धन पहले क्या होगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, फिर धन विधेयक लोकसभा में पास होगा, चर्चा होगा, पास होगा, फिर राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा क्या है कि कुछ उसमें विचार भेज सकता है लोकसभा को, या तो मानेगा या नहीं मानेगा, लोकसभा पर निर्भर है, फिर वो वापस जाएगा। अब है क्या कि या तो राज्यसभा को साइन करना, नहीं भी करेगा तो 14 दिन के अंदर उसको पास ही माना जाएगा। राज्यसभा की किसी सिफारिश को लोकसभा राष्ट्रपति की अनुमति से स्वीकार कर सकेगा, ये गलत है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 111, 110, 109, 108। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी नंबर 110। ठीक है, इसमें परिभाषा कहाँ दिया गया है धन विधेयक का? 110 में, प्रक्रिया 109 में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा द्वारा चयनित सदस्य। इसका क्या सही जवाब है? उपराष्ट्रपति। अब अगला देखते हैं हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? 109, 110, 111, 108। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 109। 110 में परिभाषा है, 111 में वीटो पावर की बात है, 108 में संयुक्त अधिवेशन। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि कितना तक हो सकता है, कितनी है नहीं, कितना कर किया जा सकता है? 250, 245, 238, 233। इसका सही जवाब क्या है? 250 है। कितना? 245, जिसमें 212 मनोनीत होंगे, 233 राज्यों द्वारा। ठीक, और मैक्सिमम जाएगा 250। अब अगला सवाल, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, यानी कितने हैं वर्तमान में? 233, 238, 245, 230। इसका सही जवाब होगा सी नंबर 245। अगर पूछा जाए कि राज्यों से कितने निर्वाचित होकर आ सकते हैं, तब 233। यहाँ कितने होते हैं, यानी कि सब मिला के, मनोनीत सब मिला के। वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 545, 543, 552, 550। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 552। ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 2 एंग्लो इंडियन के लिए है, जिसको कि 10 वर्ष में बढ़ाया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो लास्ट वाला में एससी जो है अनुसूचित जाति जनजाति वाला तो बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया। तो देखिए अभी ये बढ़ाया नहीं है, लेकिन सीट तो अभी भी 2 फिक्स है ना। असल में वो तय किया जाता है हर 10 साल में कि हाँ सीट चेंज करना हो, ऐसा हो कि नहीं अब ये ऐसे लगे कि जैसे ये वाला सीट ना दे करके ये वाला क्षेत्र दिया जाए, तो वो चीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन सीट तो फिक्स है भी ना, संविधान में संशोधन तो हुआ नहीं है कि नहीं अब 550 ही रहेगा या 552 अब जनरल हो गया। 552 अभी भी फिक्स है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्धारित है? यहाँ के नहीं होगा, लोकसभा में कितने सदस्य? 545, 550, 552, 543। इसका सही जवाब है 545। ठीक है, 543 का चुनाव होता है, 2 वही एंग्लो इंडियन का है जो अभी सस्पेंडेड है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 75 का, 175 का, 275 का, 385 का, 1, 2, 3 को आप क ख ग में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इसका सही जवाब है 75 का 3। ठीक है, तो अभी हम लोग 25 क्वेश्चन का कर रहे हैं। अभी इसमें और 25 क्वेश्चन और है, टोटल 50 क्वेश्चन का सेट है, लेकिन अभी हम लोग 25 का करेंगे। फिर अगले पार्ट में जो है हम लोग 26 से 50 यानी 26 से 50 का करेंगे। और जो स्टूडेंट टेस्ट देना चाह रहे हैं, जो इनका टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो आप चाहे MCQ में या प्रैक्टिस में, या जिसको ये PDF चाहिए, तो आप gurumantra.online चाहे वेबसाइट हो या चाहे एप्लीकेशन हो, आप gurumantra.online में
ये सारे टेस्ट मिल सकते हैं। आप वहाँ से ये जो है टेस्ट सारे के सारे दे सकते हैं गुरुमंत्रा.online में। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।